तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार एक कमेंट आ रहा था कि आपकी कहानियाँ कई अलग अलग चैनलों पे अपलोड हो रही हैं, और कल जब मैंने चेक किया तो कायदे से 122 ऐसे चैनल हैं जिस पे मेरी कहानी अपलोड होती हैं। यानी मैंने जो सुना दिया उसको डाउनलोड करके फिर वहाँ पर री अपलोड करना। अब हालांकि मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सम्मानित दर्शक वीडियोज़ को देखते हैं, जब वो वीडियो मेरी शक्ल देख के क्लिक करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि कहानी तो सुनी है पहले, तब कुछ देर बाद उन्हें समझ में आता है कि ये कहानी बहुत पहले मैंने सुनाई है, किसी ने अपलोड किया है। कई बेचारे तो समझ भी नहीं पाते कि मेरा चैनल है या फिर किसी और का, तो उन्हें बड़ी असुविधा होती है। तो जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, हालांकि आपको कोई फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं मिलने वाला। जिनका तो मोनेटाइज हो गया शायद वो तो पैसे कमा रहे होंगे, जिनका नहीं हुआ उनका रीयूज़ में आ जाएगा, और जिनका हो भी गया हो सकता है यूट्यूब उनको बहुत जल्द दिक्कत दे दे, क्योंकि चोरी का सामान कितना दिन ही चला लेंगे आप। हालांकि मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा काम आप ना करें, या फिर अगर करें तो कम से कम चैनल का नाम या फिर फ़ोटो अलग लगा लें, ताकि जो सम्मानित दर्शक हैं वो कंफ्यूज ना हो। आप कुछ और ऐसा लिखें जिससे लगे कि मेरा चैनल खुद का नहीं है, किसी और ने उसको डाला है। फिर जिसकी इच्छा होगी कहानी में वो सुनेगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं सुनेगा। लेकिन आप प्रखर जैसा ना प्रिटेंड करें कि मेरा दूसरा चैनल है, ये अच्छी बात नहीं। और आप लोग भी जिस पे प्रखर ट्रू क्राइम लिखा है, जिस पे ये आसमानी कलर की डीपी लगी है, जिस पे 140 प्लस सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख पार, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, बाकी कोई मेरा दूसरा चैनल नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे चैनलों के चक्कर में ना पड़ें। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत एक स्तुति से करूँगा। जो लोग सनातन धर्म से जुड़े होंगे वो नवरात्रि में आने वाला भी है, उसमें एक लाइन बार बार बोलेंगे कि पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्दों में ये लाइन बोली गई है कि बच्चे तो गलत हो जाते हैं, लेकिन माता कभी गलत नहीं होती। माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। लेकिन आज की जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद ये तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। ना ही कोई ऐसी लाइनों पर भरोसा करेगा, और ना ही आज की कहानी सुनने के बाद किसी को ये लगेगा कि आज के टाइम में भी ऐसी चीज़ों का कोई महत्व बचा हुआ है। पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक ज़िला लगता है बांसवाड़ा ज़िला, और यहाँ की कई कहानियाँ मैंने कवर की। और इसी बांसवाड़ा में एक इलाका पड़ता है दानपुर इलाका, और इसी गाँव में एक परिवार रहा करता था, तेजपुर गाँव में। परिवार के मुखिया का नाम था राजू। राजू की एक वाइफ थी जिसका नाम था लीला, और एक 3 साल का बेटा था जिसका नाम था कमलेश। ठीक ठाक परिवार था, ज़्यादा पढ़े लिखे कोई थे नहीं। छोटी मोटी नौकरी आसपास कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था राजू। सम्मानित आदमी था, ना ही कहीं कोई उसके खिलाफ कोई शिकायत करता, ना ही उसके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई थी। तमाम लोग बड़ी इज्जत की नज़र से राजू को देखा करते। राजू भी बेहद सीधा इंसान, न ज़्यादा किसी से मतलब, न ज़्यादा किसी से कोई कहा सुनी, बस अपनी बीवी अपने बच्चों में खोया रहता, उनको ही अच्छी ज़िंदगी देने के पीछे परेशान रहता। इधर जो राजू था लगातार परेशान था, लेकिन एक घटना उसकी ज़िंदगी में ऐसी घटती है जो उसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को छीन लेती है। दरअसल इसी साल 2024 के शुरुआती महीने की बात है। अचानक से जो राजू की पत्नी है लीला, वो गायब हो जाती है घर से। अब लीला गायब हुई, शुरुआत में उसे लगा राजू को कहीं गई होगी। जनवरी महीने की बात है। अब उसे जब लगा कि कहीं गई होगी तो कुछ देर तक तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब घंटे 2 घंटे गुजर गए, और इधर एक चीज़ और थी कि राजू की जो वाइफ थी लीला वो तो गायब ही थी, लेकिन जो 3 साल का बच्चा था कमलेश वो भी नहीं दिख रहा था। तो राजू परेशान आसपास के इलाकों में उसने ढूंढना शुरू किया तो किसी के पास से कोई जानकारी मिली नहीं। उसके बाद उसने अपने ससुराल फ़ोन कर दिया। जब ससुराल फ़ोन किया तो जो साला था उसने बताया कि नहीं, जो दीदी हैं वो यहाँ नहीं आई हैं। अब राजू और परेशान, उसने गांव के हर एक घर में जाके ढूंढने का फैसला किया, जिस घर से उसके अच्छे संबंध थे, जिस घर में उसके घर का आना जाना था, कि शायद जो लीला है अपने बच्चे के साथ वहीं कहीं गई होगी। लेकिन अब हर घर तलाशने के बाद भी जब लीला की कुछ जानकारी नहीं मिली, इधर इकलौता बेटा कमलेश वो भी गायब, तो फिर राजू परेशान होता है और भाग के जाता है दानपुर थाने, और अपने बच्चे और अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देता है। अब जब मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई कि एक महिला और एक बच्चा गायब है, तो इधर राजू तो ये सोच रहा था कि शायद कोई हादसा हो गया या फिर कोई और बात हो गई,
मासूम सा व्यक्ति, उसे कोई ज़्यादा जानकारी थी नहीं, बस लोग जो बोल रहे थे उस हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल शुरू की, पहले तो गांव के लोगों से पूछा, साथ ही राजू से पूछा कि तुम्हारी वाइफ का क्या नेचर था, साथ ही पूरे घर को अच्छे से तलाशा, आसपास के तमाम लोगों से पड़ताल करी। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने की तो एक जानकारी निकल के सामने आई कि जो लीला थी उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो कहीं भाग गई है। चूँकि पुलिस ने फिर मायके वालों से भी पूछताछ की, गांव के लोगों से भी उसका कैरेक्टर और उसका नेचर समझा, और तमाम रिश्तेदार जहां जहां वो जा सकती थी वहां पे भी पड़ताल किया गया। किसी लड़ाई या फिर किसी झगड़े का कोई सबूत मिला नहीं, किसी से कोई कहासुनी हुई नहीं थी, आसपास के इलाकों में कोई ऐसी लाश दिखी नहीं, कोई बच्चा कहीं गुमशुदगी की हालत में मिला नहीं। तो पुलिस वालों ने ये मान लिया कि जो लीला है वो भाग गई है या फिर कहीं चली गई है। अब ये बात जब राजू को पुलिस वालों ने बताई और आसपास के लोगों ने भी समझाया, तो लीला तक तो बात ठीक थी, लेकिन इकलौते बेटे का क्या, यानी कमलेश का क्या? इसके बारे में अब राजू परेशान। कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करो, अपनी ही बीवी के खिलाफ अपने बच्चे की अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दो। अब राजू ने जब ये बात सुनी, उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन यहाँ किस्मत का खेल देखिए कि जो साला था राजू का, यानी उसकी बीवी लीला का भाई, उसने खुद कहा कि नहीं जीजा, अगर मेरी बहन ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और आप कंप्लेन दर्ज करवाइए। अब आदेश या फिर सपोर्ट मिला, राजू ने अब कंप्लेन दर्ज करवा दी अपनी ही वाइफ के खिलाफ अपने बच्चे के अपहरण का। अब कंप्लेन दर्ज हो गई जनवरी महीने में। पुलिस वाले अब तलाश शुरू करते हैं, तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, तमाम तरह की तफ्तीशें करती हैं, लेकिन ना ही पुलिस वालों के हाथ कुछ आया, ना ही परिवार वालों के कुछ हाथ आया। इधर जो मायके के पक्ष के लोग थे वो भी अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इधर गांव वाले भी परेशान, वो भी अपने हिसाब से पता करते हैं कि कहाँ जा सकती है, कहीं किसी गांव वालों के पास ही ना जाके रुक गई हो, वहाँ से भी हाथ खाली। वक्त गुजरता चला गया और देखते देखते पूरा जनवरी महीना बीत गया। ना ही लीला का कुछ पता चला, ना ही कमलेश का कुछ पता चला। इधर जो राजू था लगातार परेशान, थाने के चक्कर लगा रहा कि आखिर मेरी बीवी गई कहाँ। अब इधर जब मिल नहीं रही, पुलिस वालों ने तो पहले कह दिया कि वो भाग गई है, लेकिन ये भी एक सवाल है कि भागी कहाँ, आखिर गई तो गई कहाँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले गलत दिशा में खोज रहे हैं और इधर बीवी के साथ कुछ हादसा हो गया हो। अब तमाम तरह के सवाल थे, जवाब कोई था नहीं। गांव वाले हों चाहे आसपास के सम्मानित लोग हों, इस केस पे अब नज़र बनाए हुए। मीडिया में भी ये खबर आ गई, पुलिस वालों पे भी प्रेशर बना। जांच पड़ताल के नाम पे कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही, क्योंकि ना कोई सबूत ना कोई सुराग। राजू से पूछा गया कि भैया आपको किसी पे डाउट है, राजू ने भी मना कर दिया। तो फिर किया क्या जाए। जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही। जनवरी महीना बीत चुका था और देखते देखते फरवरी महीना भी बीत गया। पुलिस वालों के हाथ खाली, राजू के भी हाथ खाली, तमाम लोगों के हाथ खाली। ना ही लीला का कुछ पता चला, ना ही कमलेश का कुछ पता चला। देखते देखते मार्च महीना भी बीत गया और अप्रैल महीना आ गया। अब 3 महीने से लगातार राजू थाने के चक्कर लगा रहा। 3 महीने से लगातार राजू अपनी बीबी लीला को और अपने बच्चे को खोजने के लिए गुहार लगा रहा, अपने तरीके से भी खोज रहा, लेकिन ना ही किसी के पास कोई जानकारी मिली, ना ही लीला और कमलेश का कुछ अता पता चला। महीने गुजरते चले गए, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने 3 महीने गुजर गए। 1 अप्रैल की तारीख आ जाती है और 1 अप्रैल को अचानक से राजू के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी बजी, घंटी बजने के बाद राजू फ़ोन देखता है तो सामने से उसका जो साला था बंसीलाल, उसने फ़ोन किया था। अब साले का फ़ोन इधर ये भी परेशान उठाता है, कहता है कि बताओ क्या हुआ। इधर साला कहता है कि दीदी आ गई है। अब ये शब्द, एक तो 1 अप्रैल, वैसे भी कुछ लोग इसको मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये मामला इतना गंभीर था कि राजू को लगा कि नहीं, भले ही ये मूर्ख दिवस का दिन है, लोग मनाते हैं, वो भी एक तरह का अभिशाप ही है हमारे ऊपर कि मूर्ख दिवस तो मनाते हैं, लेकिन इतना सीरियस टॉपिक है कि इस पर कोई मूर्ख दिवस नहीं मनाएगा, अप्रैल फूल नहीं बनाएगा। राजू फ़ौरन जाता है पुलिस स्टेशन और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी बीबी आ गई है। पुलिस वाले भी 3 महीने से जिसको ढूंढ के थक चुके थे, जब ये सुनते हैं कि बीबी आ गई तो फ़ौरन पूछते हैं कि कहाँ आ गई। इस पर राजू बताता है कि मेरे ससुराल में। अब पुलिस की एक टीम भाग के ससुराल जाती है। वहाँ पे जो लीला थी सच में मौजूद थी। लीला को उठा लेती है। उठाने के बाद अब 2 सवाल कि तुम जिसके साथ भागी थी वो कहाँ है
और वो बच्चा कहाँ है। तो फिर जिसके साथ भागी थी फिर उसका एड्रेस निकाला गया, तो पता चला उसका नाम अजय है और वहीं बगल का रहने वाला। पुलिस जाती उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बच ही गया कि आखिर कमलेश कहाँ है, जो 3 साल का मासूम बच्चा था। इसके बारे में जब पूछा गया तो शुरुआत में तो न जाने कितनी कहानियाँ बताई गई कि यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बना के पूछा गया तो एक ऐसी कहानी इन्होंने सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप गई और वास्तव में उनका कलेजा हिल गया कि आखिर ऐसी माँ और ऐसे लोग और ऐसा कत्ल कैसे किया जा सकता है। और यहीं से कहानी पहुँच जाती है 3 साल पहले। दरअसल 3 साल पहले जब कमलेश का जन्म हुआ था, उसी दौरान घर पे कई लोग आया जाया करते थे और इन्हीं में से एक शख्स था अजय। अजय का अक्सर घर पे आना जाना हुआ। आना जाना होने के बाद अब जो राजू था अपने परिवार को लेके इतना सीरियस कि काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर रहने लगा। तो फिर इधर अजय और जो लीला थी, इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीकी बढ़ी, देखते देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब पसंद हुआ, लेकिन अब एक तो लीला शादीशुदा, ऊपर से एक बच्चे की माँ, पति से ना सही लेकिन अपने बच्चे से काफ़ी प्यार था। और इधर अब पति का साथ भी नहीं चाहिए था, उसे अजय के साथ रहना था। तो क्या करे क्या करे। गुपचुप तरीके से दोनों मिलने लगे, गुपचुप तरीके से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन अब उन्हें लगा कि ऐसे तो दूर दूर रहने का कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। लेकिन भाग तो चलते हैं, उस 3 साल के बच्चे का क्या करेंगे। अब माँ का दिल, माँ ने कहा कि अब अपने बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, यानी लीला ने कहा कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊँगी। तो अजय ने कहा कि ठीक है, उसको भी लेके चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बच्चा मतलब मेरा बच्चा। अब कहने को दोनों ने कह दिया। उसके बाद पूरा प्लान एक बनता है। अजय गाड़ी लेके आता है, रात के अंधेरे में वो अपने बच्चे कमलेश को लेके उठती है और उठने के बाद अजय के साथ 9-2-11 हो जाती है। 9-2-11 होने के बाद भाग जाते हैं दोनों लोग सूरत। इधर घर पे खड़मंडन मची है, घर वाले खोज रहे हैं। सूरत जाने के बाद दोनों एक जगह पे नौकरी करने लगते हैं। अब नौकरी करते हैं, नौकरी करने के दौरान अब एक चीज़ ये भी हुई, नौकरी कोई ऑफिशियल जॉब थी नहीं, मेहनत मजदूरी थी। तो दिक्कत ये हुई कि बच्चा जब रोने लगे तो उसे चुप कौन कराए। अजय ने कहना शुरू किया कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तो इसे कभी मिला ही नहीं, तो मेरे हाथ में कैसे चुप होगा। कुछ टाइम तक लीला ने भी चुप कराया, लेकिन जिस बच्चे को सीने से लगा के रखा था आज तक, जिस बच्चे को अपना ही दूध पिला के बड़ा किया, खुद खिलाया, उसे अपने हाथों से झुलाया, आज वही बच्चा अब धीरे धीरे सर का दर्द बनने लगा था। लगातार वो बच्चा कभी रोता, कभी चीखता, कभी पापा को याद करता, घर वालों के लिए रोता, नई जगह थी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो दोनों को ही अब ये बच्चा नागवार गुजरने लगा। ये हुआ कि इसे अब चुप कराओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही रोने लगा। लेकिन कैसे। तो शुरुआत में तो उसको काफ़ी डांटा फटकारा गया, उसे मारा पीटा गया, उस 3 साल के बच्चे को। लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं डरता, वो नहीं चुप होता, तब लीला और अजय प्लान बनाते हैं कि अब एक काम करो, इससे खामोश कर दो हमेशा के लिए। कोई रोक टोक थी नहीं, कोई वहाँ देखने वाला था नहीं। एक अपार्टमेंट में उसको लेके जाते हैं, खाने को पहले बिस्किट देते हैं कि शायद लास्ट बार ट्राई कर रहे हैं, अभी चुप हो जाए। लेकिन फिर भी वो पापा पापा करके रो रहा था। जैसे ही वो चुप नहीं होता, बिस्किट ख़त्म होता है, फ़ौरन वो माँ अपने ही बच्चे को उठाती है और उसका सर जोर से फर्श पे पटकती है। अब 3 साल का बच्चा जब उसका सर फर्श से टकराया, वहीं उसका खेल ख़त्म हो गया। सांसें थम गई, महज कुछ शरीर में हरकत बची थी। थोड़ी देर तक और उसे टॉर्चर किया गया, गला दबाया गया और अंत में वो बच्चा वहीं मर गया। अब जैसे ही बच्चा मर गया, फिर अब ये हुआ कि लाश का क्या करें। फ़ौरन वो माँ नीचे भाग के जाती है और एक सीमेंट का बोरा लेके आती है और कहती है कि इस लाश को इसमें डालो फटाफट। अपने ही बच्चे की लाश को एक सीमेंट के बोरे में वो डलवाती है। उसके बाद ये दोनों लोग जाते हैं। एक पानी की टंकी थी जो लगभग कभी खुलती नहीं थी, उसमें जाके उस लाश को फेंक देते हैं बोरे सहित और उस जगह को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जब ये लोग कर देते हैं, करने के बाद अब कत्ल हो चुका, बच्चे को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन पाप कहाँ पीछे छोड़ता है। कुछ टाइम बाद दोनों के बीच भी लफड़ा होने लगा। अब जब दोनों के बीच लफड़ा होने लगा तो इसे लगा लीला को अब क्या करें, पति से भी गया, बेटे से भी गया, तो चलो मायके का रुख करते हैं। इधर अजय को भी लगा कि चलो बहुत इसके साथ टाइम ख़राब कर लिया, अब इसके पीछे ज़्यादा पड़ने का कोई सेंस नहीं है। इसके बाद अजय भी वापस आ जाता है अपने गांव और लीला चली जाती है अपने मायके। लेकिन जो लीला का भाई था, जब देखता है कि उसका भांजा गायब है कमलेश, तब उसे लग जाता है कि दाल में कुछ काला है। फ़ौरन अपने जीजा यानी राजू को वो फ़ोन करता है और फ़ोन करके ये पूरी कहानी बताता है।
अब पुलिस ये पूरी कहानी जब सुनती है, फ़ौरन एक टीम भेजती है सूरत इन दोनों को लेके जाने के बाद उस टंकी का जब ढक्कन खोला जाता है, उसके बाद ये दोनों खड़े होते हैं, बताया जाता है कहाँ थी, इंग्लिश से दिखाते हैं, अंदर से एक 3 साल के मासूम की बुरी तरह कंकाल बन चुकी लाश मिलती है। उसके बाद जब वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि इन्होंने क्यों मारा और ये कौन है। तब उन्हें जब पुलिस वालों ने बताया कि मारने वाली बच्चे की माँ है और ऐसे ऐसे मारा, तो यकीन मानिए वो तमाम लोग एक तरह से थूक रहे थे कि कैसी माँ है ये। तो क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। अभी आज शायद बॉडी रिकवर हुई है, कहानी उन्होंने कल पूरी बता दी थी। देखते हैं क्या होगा। अभी पोस्टमार्टम बच्चे का कराया जाएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।